और रिकॉर्ड, वरना हर्ष हमें बाद में पूछेंगे कि रिकॉर्ड क्यों नहीं किया था इसे। और ये हर्ष की तस्वीर हमारे सामने। और हेलो, हाय, लॉन्ग टाइम। यस, काफी टाइम हो गया। हाँ, 5 तारीख को लास्ट टाइम किया था और उसके बाद आज कर रहे हैं। चलो बढ़िया है। तो आज हमारे पास कोई भी प्री डिसाइडेड क्वेश्चन नहीं है हर्ष, तो हम आज सवाल जो लेंगे, एक सवाल मेल पे आई हुई है उसको हम ले लेंगे, लेकिन इसके अलावा बाकी सब सवाल टॉप चैट से लेते हैं, ठीक है? श्योर। अरुण ठाकुर जी, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, बट आज आपके फेस पर स्वेलिंग लग रही है। नहीं, बाल छोटे हो गए तो चेहरा बड़ा दिख रहा है। I'm sorry, स्वेलिंग नहीं है फेस पे भाई, या तो मैं मोटी हो गई हूँ शायद, पता नहीं, मुझे लगता है कि छोटे हो गए तो बाल। ओके, मोहिजीत राहा जी का सवाल है। आई हैव पराग फ्लेक्सी कैप 2000 रुपए की SIP, एक्सिस ब्लू चिप में 2000, मेरा एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 2000, SBI स्मॉल कैप ये है इनका, उसमें भी 2000। ठीक ठाक पोर्टफोलियो लग रहा है, लेकिन उनको हमारी वैल्यूएबल ओपिनियन चाहिए, बताएं हर्ष। यस स्वाति, आपने ठीक कहा कि सभी कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, और 2-2 हजार की स्प्लिट करके रखा है। तो फ्लेक्सी कैप हो गया, लार्ज कैप, लार्ज मिड कैप है जो मिराई का है, स्मॉल कैप भी है। आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन, एंड सारी स्कीम्स जो पर्टिकुलर कैटेगरी की हैं वो भी अच्छी हैं। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड टू चेंज। सिर्फ एक है कि लार्ज कैप कैटेगरी में हमारा इंक्लिनेशन जो है अभी इंडेक्स फंड की तरफ जा रहा है, naturally, because active managed funds are not able to beat the index. And so Axis Blue Chip is a good fund, लेकिन अगर आगे जाते हुए अगर कुछ ऐसे दिखता है कि उनका परफॉर्मेंस गिर रहा है, तो switch to an index fund, which could be an ICICI Pru Sensex or a Nifty fund. ओके, रोहन सोनावने जी का सवाल है, NPS Tier 2 और इंडेक्स फंड दोनों में से क्या लेना बेहतर होगा? ओके, सो आपका अगर टीयर 1 ऑलरेडी अकाउंट है तो आप टीयर 2 ले रहे हैं। टीयर 2 वर्क्स इंडिपेंडेंटली, मतलब उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह विड्रॉल की है नहीं। लेकिन आपको वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिलेगी जो आप यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, जो भी आपको अपनी मर्जी के हिसाब से अगर करना है, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको एनपीएस टीयर 2 में नहीं मिलने वाली। तो आई वुड स्टिल प्रेफर कि आप म्यूचुअल फंड के जरिए अगर पोर्टफोलियो बनाते हैं, दैट इज बेटर। लेकिन एनपीएस में कॉस्ट कम है, तो हमेशा ये डिस्कशन होता है कि टीयर 2 में आपका अगर कॉस्ट कम लग रहा है तो आप म्यूचुअल फंड में क्यों जाएंगे जहां पे कॉस्ट ज्यादा है। लेकिन इंडेक्स फंड, इन्होंने खुद बोला है, अगर इंडेक्स फंड ले रहे हैं तो इनका जो कॉस्ट है वो ऐसे ही कम है। तो आई प्रिफर द म्यूचुअल फंड रूट बिकॉज फार मोर फ्लेक्सिबल। ओके, जस्ट बस एक वजह ये कि फ्लेक्सिबल है, और कोई वजह नहीं? नहीं, नॉट रियली, बिकॉज टीयर 2 में तो वो रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है जो टीयर 1 में है कि भाई आप 60 की उम्र तक आप निकाल नहीं सकते उसमें से पैसे वगैरह, जो इनकी रिस्ट्रिक्शन है वो टीयर 2 में है नहीं। अच्छा, तो, लेकिन टीयर 2 में पैसे कहाँ निवेश हो रहे हैं वो पोर्टफोलियो आप देख सकते हैं? जी हाँ, अगर आप कोई भी फंड मैनेजर को पैसे दे रहे हैं तो उनका पोर्टफोलियो तो आपको देखने मिल जाता है, लेकिन उसमें जैसे यहाँ पे आप फ्लेक्सी कैप चूज कर रहे हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, आप जिस कैटेगरी में करना चाहते हैं वो भी आपके हाथ में रहता है। तो आपका एनपीएस में वो फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलती है। सो दैट इज व्हाई आई प्रेफर कि म्यूचुअल फंड सेपरेट रखें, ताकि इट इज फार मोर फ्लेक्सिबल टू मैनेज द वे यू वांट इट। कभी जाके आपको कोई कैटेगरी, कोई स्कीम में फंड मैनेजर अच्छा नहीं लग रहा तो आप फंड हाउस भी चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे चेंजेस में भी उतने रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे कि आप एक फंड हाउस के साथ जा रहे हैं, एक पेंशन फंड हाउस के साथ, और फिर आपको स्विच करने के भी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उसमें। ओके, कहानी कैफे जी का सवाल है कि 10 साल के बच्चे के लिए म्यूचुअल फंड बताइए जिसमें बच्चा अपनी गिफ्ट मनी को SIP के जरिए इन्वेस्ट कर सके। ओके, तो बच्चे के लिए या बड़े के लिए, अगर नजरिया लंबा है तब तो सबके लिए वही है जो सब ऑप्शंस, जो एक बड़े के लिए और बच्चे के लिए भी है। लेकिन क्या बच्चे के नाम पे पेरेंट्स शुरू करते हैं SIP, या फिर बच्चा खुद से भी कर सकता है? नहीं, सो ऑब्वियसली बीइंग अ माइनर, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट या कोई भी इन्वेस्टमेंट आप खुद के नाम से नहीं कर सकते, विच मीन्स ए चाइल्ड अपने आप से साइन वगैरह करके एप्लीकेशन नहीं देता है। उसमें एक गार्डियन के रूप में पेरेंट होगा, तो पेरेंट विल बी दी सिग्नेटरी, एप्लीकेंट सब वही होंगे, और एज ए गार्डियन वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। हो सकता है बच्चे के नाम पे करना चाहो वो कर सकते हैं आप। सो द इन्वेस्टर विल बी द चाइल्ड, बट सिग्नेटरी एवरीथिंग विल बी द गार्डियन।
तो वो उस हिसाब से आप शुरू कर सकते हैं और कोई भी स्कीम में कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो आप पोर्टफोलियो बना रहे हैं तो वेरी गुड। अब इन्होंने एक चीज कहा था कि इनके जो बच्चों को जो गिफ्ट आता है वो आप एसआईपी के जरिए करना है। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। अब और सभी जो माँ बाप ये सुन रहे हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि जितनी छोटी बड़ी रकम होती है कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए बर्थडेज पे या कहीं पे आपको कोई कैश गिफ्ट आए हैं तो आप बच्चों के नाम पे इन्वेस्ट कर दें। और अगर वो जैसे टीनेजर हो जाते हैं ना तो उनको एनकरेज करिए कि वो स्टेटमेंट भी पढ़ना शुरू करें। तो उनको भी एक्साइटमेंट होगा कि आपके हमारे पैसे जमा हो रहे पैसे हैं। लगे हैं, हाँ, करेक्ट। तो वो धीरे धीरे उस साइकिल में भी आ जाएंगे और उन्हें समझ में आने लगेगा। वो बहुत बड़े जीनियस बनाने का हमारा इरादा नहीं है, सिर्फ इतना है कि वो समझने लग जाए कि पैसे जमा करते हैं तो ग्रो भी होते हैं। नहीं नहीं, और बहुत ग्रो, जरूरी है वो इस एज में, अगर समझ में आ जाए। हमें याद है जब हम लोग जाते थे बचपन में नानी के यहाँ, तो पैसे मिलते थे हमें, हर्ष। और मेरा भाई बहुत चालाक था, वो तो पूरा का पूरा पैसा स्टेशन पहुंचते पहुंचते कॉमिक्स खरीद के उड़ा दे, कि पता है कि अगर ट्रेन में बैठ गया अगर लेके तो मम्मी के पास चला जाएगा। मैं ऐसे मुट्ठी पकड़ के बैठी रहती थी पैसे की, मेरे पैसे मेरे पैसे। और मम्मी बहुत प्यार से, अच्छा बेटा गिर जाएगा दे दो करके, और वो फिर वो मम्मी के पास गए तो मम्मी के पास ही चले गए, कभी वापस नहीं आए हमारे पास। तो अगर अभी भी लगता है कि वो ठीक ठाक अमाउंट मिला करता था उस टाइम पे भी। अब जितनी बार भी जा रहे हैं, कोई बड़ा आ रहा है मिलने, तो अगर उस वक्त से ही अकल होती। अब पिगी बैंक से ऊपर बढ़ ही नहीं पाए हम लोग बचपन में एक्चुअली। तो सो यू आर राइट। सो इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू करें। और जो स्कीम्स का वो पूछ रहे हैं तो इनमें दो तरह की हैं। एक आपने ऑलरेडी बता दिया कि कोई भी स्कीम में आप कर सकते हैं एज ए गार्डियन, एंड चाइल्ड बीइंग द एप्लीकेंट, मतलब वो यूनिट होल्डर होगा। एक स्पेसिफिक स्कीम बच्चों के हिसाब से बनाई गई है, वो है चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड। HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड एक अच्छी स्कीम है जिसमें एक प्रोविजन है जिसमें आप लॉक इन का फीचर भी ले सकते हैं। विच मीन्स जब तक चाइल्ड 18 साल का नहीं होगा उसमें से आप रिडीम भी नहीं कर सकते। तो दिस इज वन गुड फीचर। अगर आपको उस तरह का चाहिए कि आप एक लॉक इन रहता है, बच्चा मेजर होगा उसके बाद पैसे निकालने, उससे पहले कोई भी कारण से रिडीम नहीं हो, तो इट्स अ वेरी गुड स्कीम HDFC चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड। लॉक इन नॉन लॉक इन दोनों ऑप्शन है, एंड इट्स अ वेरी ओल्ड स्कीम, वेल परफॉर्मिंग, तो आप उसमें डेफिनेटली कर सकते हैं। और इनफैक्ट एक स्टेप और जाऊंगा आगे स्वाति। अगर कोई गिफ्ट दे रहा है आपको तो आप वो थर्ड पार्टी के नाम से ही इन्वेस्टमेंट भी करवा सकते हैं। सो वो सर्टिफिकेट पे आपको रहेगा कि गिफ्ट किसने दिया है, और जब बच्चा बड़ा होगा तो वो देख भी पाएगा कि किसने इतने प्यार से उसे गिफ्ट दिया था, और वो उसे याद भी कर सकते हैं आगे जाते हुए भी। बहुत अच्छी बात है। अगला सवाल है सिंह साहब का, सिंह साओ जी का, SBI NFO के बारे में। देखिए NFO के बारे में ना एक बहुत ही सिंह साहब आप ही से 3 सवाल पूछ रही हूँ, आप ये खुद जवाब अगर ढूंढ ले तो आपको हमसे सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि जो भी आप जिस भी नए NFO की बात कर रहे हैं, न्यू फंड ऑफर की, उसमें नया क्या है बेसिकली? क्या इस तरीके का फंड पहले से ही बाजार में है, सेम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी वाले फंड? और क्या ये फंड आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नीड को पूरा कर रहा है? अगर इन 3 सवाल के जवाब आपको पता है तो आपको हमसे जवाब लेने की जरूरत नहीं होगी। हर्ष, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? जी हाँ, आपने ये सही कहा कि कोई भी फंड नया आता है तो वो क्यों आ रहा है। तो जो अगर अभी हम देखें सेबी की डेफिनेशन की वजह से क्या हो गया ना कि सब कुछ रिस्ट्रिक्टेड हो गया। लार्ज कैप में एक फंड है, मिड कैप में एक है, तो फंड हाउसेस का जो पूरा बास्केट ऑफ ऑफरिंग्स है उसमें अगर कुछ भी मिसिंग है तो वो अभी पूरा कर रहे हैं। और थीमेटिक फंड्स में तो आप देखेंगे कोई भी थीम बना के आप नया ले आओ, क्योंकि उसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नहीं तो लार्ज कैप में एक लाना है आपको, मिड कैप में एक रखना है। तो ये जो बैलेंस एडवांटेज फंड आया, ये एक SBI अपना एक प्रोडक्ट ऑफरिंग पूरा कर रहा है कि भाई उनके पास एक बैलेंस एडवांटेज फंड नहीं था, वो इंट्रोड्यूस करके वो मार्केट में आ रहे हैं। और आज की तारीख में अगर मार्केट कंडीशंस को हम देखें तो जो बैलेंस एडवांटेज फंड है मोस्ट पॉपुलर बना हुआ है, क्योंकि वैल्यूएशन ये सब कंसर्न हो रहे हैं। सो आई थिंक इट्स SBI अपना फंड बास्केट पूरा कर रहा है ऑफरिंग। उन्होंने प्रोडक्ट लाया है। SBI एज अ फंड हाउस अच्छा फंड हाउस है, और जो स्ट्रैटेजी है उनकी वही होने वाली जो एग्जिस्टिंग फंड्स के हैं, मतलब बहुत सारे फंड्स इस कैटेगरी में ऑलरेडी हैं। तो आपके जो 3 सवाल हैं उनको अगर वो पूरा कर लें और उसमें उन्हें लगे कि मुझे SBI का ऐड करना है तो गो हेड, और ऐसा कोई जरूरत नहीं लग रही तो फिर एग्जिस्टिंग स्कीम में से आप चूज कर सकते हैं। प्रवीण कुमार जी पूछ रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप कब तक गिरेंगे? आई विश हमें पता हो। मैंने टैरो कार्ड पढ़ना सीखा था, उस पे से निकाल के बता सकती हूँ, लेकिन उसे फॉलो नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए बाजार में तो उठापटक चलेगी, कभी लार्ज कैप गिरता है, कभी स्मॉल कैप, मिड कैप। तो अब कब तक गिरेंगे ये आई थिंक हर्ष भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते।
नहीं ना, हम प्रिडिक्ट सो डेफिनेटली नहीं कर सकते। और मैं आई विश आई कुड प्रिडिक्ट, अगर मैं कर पाता तो हम सब एक अलग लेवल पे होते, सारा हम यहीं पे सॉल्व कर लेते, कोई काम धंधा करने की जरूरत ही नहीं होती, हम सिर्फ मार्केट को प्रिडिक्ट करके काम वहीं पे निकाल लेते सारा। लेकिन अगर आपको ध्यान होगा स्वाति, हम बहुत टाइम से कहते आ रहे हैं कि मार्केट जिस तेजी से बढ़ रहा है उसमें मिड कैप स्मॉल कैप ने जो 100% प्लस जो लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स रहे हैं, अगर मार्केट में थोड़ा भी करेक्शन आता है तो ये पहले गिरेंगे। So that is what is happening कि large cap is relatively stable as compared to mid and small cap. और ये फटीक थोड़ा मार्केट में आ गया है। हम आईपीओस भी देखें तो लिस्टिंग प्रीमियम्स कम हो रहे हैं, तो थोड़ा फटीक आ गया है मार्केट में, तो ये होना ही था। अब ये है कि अगर पिछले कोई अगर एपिसोड्स अपने देख लें तो उसमें होगा कि टेपरिंग करना चालू कर दो, मतलब कि ना रीबैलेंसिंग करो, मिड कैप इस समय एलोकेशन थोड़ा कम करके लार्ज कैप में बढ़ाने लग जाओ। तो वही राय आज की है कि एसेट एलोकेशन देख लें, उसमें ही आप कैटेगरी एलोकेशंस देखें, और मिड एंड स्मॉल कैप में तो रखिए मत, मिड कैप में जो एलोकेशन कर रहे हैं करीबन 20 to 30% रखें, बाकी फ्लेक्सी कैप एंड लार्ज कैप की तरफ रुझान रखेंगे, तो आई थिंक दैट्स अ बेटर स्ट्रेटेजी एट दिस पॉइंट इन टाइम। ओके, अभिषेक मॉल जी का सवाल है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, फंड मैनेजर और फंड हाउस? आई थिंक फंड हाउस, अगर मुझसे पूछेंगे आप तो मेरा चुनाव फंड हाउस की तरफ रहता है। कारण ये है कि फंड मैनेजर इज अ पार्ट ऑफ द फंड हाउस। फंड मैनेजर अपने आप में एक डिसीजंस लेते हैं फंड मैनेज करने की, लेकिन इन दी ब्रॉडर पैरामीटर ऑफ द फंड हाउस की फिलोसफी। तो फंड हाउस इज परमानेंट, फंड मैनेजर इज टेम्पररी। तो फंड हाउस एक अपना स्ट्रैटेजी बनाता है, एक अप्रोच बनाता है, एक दायरा बनाता है, एक रूल्स बनाते हैं, एक इन्वेस्टमेंट स्टाइल की पैरामीटर्स बनाते हैं, और फंड मैनेजर उसी पैरामीटर्स को फाइन ट्यून करके बेस्ट रिजल्ट्स निकालने की कोशिश करते हैं। एंड फंड मैनेजर अकेला कभी भी काम नहीं करता। एक कोई भी स्कीम या कोई भी फंड मैनेजमेंट टीम होती है, रिसर्च अलग होती है, और हम बहुत सारा क्रेडिट स्टार फंड मैनेजर्स को देते हैं, लेकिन उनके पीछे जो सपोर्ट स्टाफ होता है बहुत सारी रिसर्च उनकी भी जाती है। सो आई थिंक फंड हाउस प्रायोरिटी एंड फंड मैनेजर सेकंड, लेकिन कंबाइन करके देखना है और एक बेस्ट कॉम्बिनेशन देखना है। ये भी हमने देखा है पिछले 10-15 सालों में कि आप कई सारे फंड हाउस को उनके फंड मैनेजर के नाम से जानने लगते हैं। हर प्रशांत जैन है जैसे, उनको आप जान लेते हैं कि अच्छा ये फलाना फंड हाउस के, मतलब बहुत चिराग का नाम भी वैसे ही लिया जाता है। Correct. अब लेकिन वैसे में अगर मान लीजिए कि वो डिसाइड करते हैं कि वो कहीं और चले जाए दूसरे फंड हाउस के साथ, तो वैसे में जब ये हालात आ जाते हैं कि फंड मैनेजर स्टार बन जाता है किसी फंड हाउस में, तब आपकी राय तब भी यही रहेगी? यस, इनफैक्ट स्वाति एक चीज बताइए, आप अगर और इंटरनेशनली एक्चुअली फंड मैनेजर्स को बहुत ज्यादा ट्रैक किया जाता है। आप मुझे एक चीज बताइए, हमने प्रशांत जैन का नाम लिया, कल अगर प्रशांत जैन सोचते हैं कि मुझे फंड मैनेजमेंट इंडस्ट्री में रहना ही नहीं है, वो बोलते हैं मैं ये नहीं कि आज मैं एचडीएफसी के लिए हूँ तो कल मैं डीएसपी में जा रहा हूँ या टाटा में वगैरह जो भी, वो कहते हैं मुझे फंड मैनेजमेंट करना ही नहीं, बस हो गया, बहुत हो गया, तो आप इन्वेस्टमेंट करना छोड़ देंगे? नहीं, आप दूसरा फंड मैनेजर ढूंढेंगे जो ऐसा एग्जैक्टली। तो सेम वे हर एक इंडस्ट्री में एक से अच्छे लोग हैं, मतलब देयर इज वन हु इज नंबर 1 प्रोबेबली, लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ अप टू 10-15 फंड मैनेजर्स हैं। तो हम इन्वेस्टमेंट करना नहीं छोड़ते। सो आई प्रिफर द फंड हाउस, जैसे मैंने कहा, एथिक्स, एक कल्चर, एक रिसर्च टीम, एक दी एबिलिटी टू हायर द बेस्ट फंड मैनेजर्स, ये एक फंड हाउस के पास होता है, और वो धीरे धीरे सारी टीम फुलफिल, नोबडी इज इरिप्लेसेबल, ट्रस्ट मी। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, कितना भी अच्छा हो, कोई भी इरिप्लेसेबल नहीं होता कि भाई वो चला जाएगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा। So go with a good fund house, fund managers will follow. Okay. Okay, मैं कंफ्यूज यहाँ पे खो गई क्वेश्चंस में। अच्छा, कोई एक सवाल आया था कि क्या स्मॉल कैप या मिड कैप के लिए इंडेक्स फंड है क्या? कुणाल गोयल जी का। मिड कैप के लिए तो आ गया, स्मॉल कैप का इंडेक्स फंड है? हाँ जी, स्मॉल कैप में भी है और मिड कैप में भी है। इनफैक्ट वन ऑफ आवर रिकमेंडेशन ऑन मिड कैप इंडेक्स फंड हैज बीन निप्पॉन इंडिया निफ्टी 150 मिड कैप इंडेक्स फंड है। मोतीलाल ओसवाल के पास है मिड कैप एंड स्मॉल कैप 250। यस, इंडेक्स फंड है इनफैक्ट। ओके, ऑलराइट। अच्छा, एक सवाल आज हमारे खजाना बढ़ाओ पर आया था, जरा मैं उसको सवाल को ले लूं। गौरव जी का सवाल था, उन्होंने लिखा, आज तक मेरे सवालों का जवाब नहीं मिला, बड़ी उम्मीद से मेल कर रहा हूँ। मेरे पास 4.5 लाख है, मुझे ये
लमसम निवेश करना है, क्या ये सही टाइम है? और मुझे इस पैसे की क्या कोई जरूरत नहीं है 30 सालों तक के लिए? उम्र जो है 25 साल है। वेल सो टाइमिंग की बात करते ही मार्केट वैल्यूएशन वगैरह सब आ जाते हैं। जी। 30 ईयर्स तक अगर इन्हें करने हैं, अगर मैं होता, ओके सो आई एम जस्ट टेकिंग माय एग्जांपल फर्स्ट, मैं होता मैं लमसम लगा देता। 30 साल तक मुझे जरूरत है नहीं। मार्केट वैल्यूएशन की हमेशा डर रहेगा और ये हमेशा ही रहेगा। और मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से गिरा भी, तो 30 साल का नजरिया कभी ना कभी वापस रिकवर कर लेगा। तो ये मेरी रिस्क एपेटाइट है। जरूरी नहीं है कि सभी की वो हो। इन्होंने कहा 25 साल के हैं, सो रिलेटिवली न्यू है। तो मैं इन्हें एडवाइस करूंगा कि ये बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ जाएं। कारण ये है, वन ऑफ कोर्स क्योंकि 25 साल की उम्र में काइंड ऑफ न्यू टू स्टॉक मार्केट है। 4.5 लाख रुपया लगाएं और कोई कारण से लॉस हो गया, ये मार्केट से पहला एक्सपीरियंस या इनिशियल एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा तो मार्केट में कभी वापस नहीं आएंगे। सो शुरू करें लमसम से, यस। बैलेंस एडवांटेज फंड चूज करें ताकि मार्केट वैल्यूएशन के बेसिस पे ऑटोमेटिकली इक्विटी डेट एलोकेशन होते रहेंगे। So balance advantage fund to start with, and the scheme that he can take, ABSL balance advantage fund is good option, ICICI balance advantage fund, and Edelweiss balance advantage. I think इन तीन में से कोई भी एक या मैक्सिमम दो, जहां पे ये कंफर्टेबल है, इन्वेस्ट कर दें उसमें। ओके, इनका पोर्टफोलियो कुछ है, इन्होंने कुछ निवेश भी किया हुआ है। क्विकली मैं वो देख लूं एक बार। इनके पास एक्सिस ब्लू चिप है, आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी कैप है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस मिड कैप है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी है और एक्सिस स्मॉल कैप है। एक्सिस में बहुत ज्यादा तीनों ही है, मतलब ब्लू चिप, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों उसमें। तो आई थिंक ये एसआईपी कर रहे होंगे उसमें, और अब ये एक लमसम 4.5 लाख रुपया करना चाह रहे हैं। ये इन्होंने लिखा नहीं है, बस लिखा है कि ये मेरा पहले से निवेश चल रहा है। तो आई थिंक एसआईपी अगर है तो इक्विटी फंड्स में डेफिनेटली कंटिन्यू करते रहें जैसा चल रहा है। उसमें कोई मार्केट को देखते हुए कम ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई बार कई लोग अभी ये मोड में चले गए कि मार्केट इतनी हाई लेवल पे तो एसआईपी बंद कर दूं क्या, जब गिरेगा। हाँ, तो ये एक इसी क्वेश्चन के जरिए मैं बाकी सबको बता दूं, एसआईपी आप मार्केट को टाइम करते ही नहीं है, एंड इनफैक्ट दैट इज व्हाई यू आर डूइंग एन एसआईपी। तो प्लीज एसआईपी को मार्केट लेवल से देखते हुए टिंकरिंग मत करिए, कुछ भी कम ज्यादा मत करें। और जो लमसम कर रहे हैं उसका एक कॉशियस अप्रोच लेके अगर करना चाहें तो बैलेंस एडवांटेज फंड इज आई थिंक द आंसर इन दिस मार्केट कंडीशन। ओके, केस अनिकेत जी का सवाल है कि अगर ऑनगोइंग एसआईपी में डेट चेंज करनी है तो क्या बिना एसआईपी बंद किए ये हो सकता है, या फिर ये भी स्विचिंग मानी जाएगी? नहीं ना, ये स्विच नहीं होगा। एक्चुअली आपका जो एग्जिस्टिंग एसआईपी चल रहा है वो आपको बंद करना होगा, क्योंकि एक पूरा सिस्टम बैकएंड में सेट हुआ हुआ है। बैंक्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आपको एक पर्टिकुलर डेट पे डेबिट करना है। तो एग्जिस्टिंग एसआईपी आपको बंद करनी होगी और नई एसआईपी ऑन द न्यू डेट के आप उसी फोलियो में, उसी स्कीम में आप शुरू कर दीजिए। तो आपको कुछ नहीं बिगड़ रहा, आपका सिर्फ है कि आपको एक नया, मतलब एक एग्जिस्टिंग एसआईपी बंद करके नई शुरू करनी है। तो बट वो एग्जिस्टिंग को आप चेंज नहीं कर सकते, कि पूरा सेटअप हुआ हुआ है बैकएंड में, ऑटोमेटिक सिस्टम है, जिसमें बैंक को इंस्ट्रक्शन है कि आपको एक पर्टिकुलर डेट पे डेबिट होना है, तो वो आपको बंद करना होगा। ओके। दिलीप राठौर जी का सवाल है कि मैंने एसबीआई स्मॉल कैप फंड में पिछले 3 साल से एसआईपी किया है, जो कि इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनी है, मतलब जो निवेश किया है वो है आई थिंक 70,000, अभी करंट वैल्यू 13,000 है। नहीं, आई थिंक 1,30,000 होगा। ये पैसे अभी निकाल लूं क्या? अगर पैसे की जरूरत नहीं है तो क्या करेंगे निकाल के, और उस पैसे को निकाल के कहाँ रखेंगे? दिलीप जी, अगर ये आपको जवाब पता है तो फिर आप देखें, जरूरत नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म पूरी प्लानिंग के हिसाब से कंटिन्यू किया है, आपका फंड पैसे बनाकर दे रहा है, तो आप डर क्यों रहे हैं हर्ष? आई थिंक इनका ज्यादा कंसर्न स्मॉल कैप को लेके, इक्विटी एज एन एसेट क्लास नहीं है, वो स्मॉल कैप को लेके है कि मैं स्मॉल कैप में जो प्रॉफिट हो रहा है उसको बुक कर लूं क्या दिस जंक्शन। लेकिन पूरे पोर्टफोलियो का हिस्सा होता है ना, सब लोग ऐसा आप कहते हैं कि स्मॉल कैप में को अवॉइड करो, किसी लोग, बहुतों की होती है एपेटाइट लेने की और वो चाहते हैं करना। तो अगर वो प्लानिंग के साथ किया हुआ है तो भी क्या मुनाफा वसूली जरूरी है? जी नहीं, अगर एक दिस इज वन स्कीम ऑफ द एंटायर पोर्टफोलियो, अगर ये बोल रहे हैं कि मेरी बाकी स्कीम्स भी हैं, उसमें से एसबीआई स्मॉल कैप है, तो मैं उसको बंद करूं क्या? तो देन दैट क्वेश्चन अराइजेस कि भाई आपका बाकी का पोर्टफोलियो क्या है, आपने स्मॉल कैप में सोच समझ के लिया था, या सिर्फ उस समय एक अच्छा वैल्यू, अच्छा ये रिटर्न देखते हुए ले लिया।
तो वो क्वेश्चन आएगा। लेकिन आपकी बात एकदम सही है कि अगर आपने एक सोच समझ के पोर्टफोलियो बनाया है और उसके बाद आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्यों आप प्रॉफिट बुक करेंगे? इफ यू कंस्ट्रक्टेड इट विद प्रॉपर थॉट। अगर आपने ऐसे ही ले लिया और एक ही अकेले में अगर ये अपने आप में एक स्कीम है इनके पोर्टफोलियो में, तो देन डेफिनेटली इन्हें स्मॉल कैप से निकल के फ्लेक्सी कैप अप्रोच ले लें। तो फ्लेक्सी कैप में ऑटोमेटिकली स्मॉल कैप भी आ जाता है, या आप मल्टी कैप ले लें। मल्टी कैप में तो आपको पता ही है कि 25% स्मॉल कैप होने ही वाला है। तो मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप विल बी अ बेटर अप्रोच। अगर ये अपने आप में एक सिंगल स्कीम है और वो उन्हें एट दिस जंक्शन स्मॉल कैप बहुत हाईली वैल्यूड लग रहा है, तो देन दैट्स स्विच। और अगर इन्होंने वन स्कीम आउट ऑफ ऑल द स्कीम्स हैं और इन्होंने सोच समझ के लिया, एलोकेशन ठीक है, तो देन ऑफ कोर्स देयर इज नो नीड टू बुक प्रॉफिट। देखिए, हमेशा ख्याल रखिए जो चीज आपको अनकंफर्टेबल करती है। देखिए, इक्विटी में तो आपको जाना ही है। अगर लॉन्ग टर्म में आप चाहते हैं पैसे बनाना, वेल्थ क्रिएट करना, तो फिलहाल इक्विटी आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। लेकिन उसमें भी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आपको उसमें से कुछ कंफर्टेबल लगता है, कुछ अनकंफर्टेबल लगता है, शुरुआत में देखिए कैसा महसूस कर रहे हैं आप एक पर्टिकुलर कैप को लेके। मिड कैप उठापटक ज्यादा होगा, स्मॉल कैप उठापटक ज्यादा होगी, लार्ज कैप थोड़ा स्टेबल रहेगा। गिरावट वहां भी हालांकि देखने को मिल सकती है। तो कितनी गिरावट लेने की क्षमता आपके अंदर है, जिसको कहते हैं रिस्क एपेटाइट। तो वो अगर आपको मालूम होगा ना, अगर आप उसको सही तरीके से ऑनेस्टली खुद ही आंसर कर देंगे, तो आप अगेन मेरा वही कि आप इस तरह का सवाल ही फिर ना करें। सुनीत कुमार जी जानना चाहते हैं, व्हाई डेट फंड इज कंसीडर्ड सेफ? किसने कहा सुनीत जी ये सेफ है? और जितनी भी है डेट के अंदर कैटेगरीज, उसमें से सबसे अधिक सेफ कौन सी है? अब ये बताएं पहले कि डेट फंड को सेफ कहना क्यों गलत है? नहीं, इनफैक्ट यू आर राइट स्वाति। आई मीन डेट फंड को सेफ, इनफैक्ट इट कैन बी मोर वोलेटाइल इन इक्विटी आल्सो। आई मीन क्योंकि ऑफ इंटरेस्ट लेट रेट, तो पिछले 2-3 सालों में तो खासकर जो जिस तरह की चीजें देखने को मिली है, ऑफ कोर्स। हाँ, सो एग्जैक्टली, सो डेट फंड सेफ है ऐसा मानना गलत है। सिर्फ है कि डेट फंड में अगर आप थोड़ा स्मार्टली अगर आप इन्वेस्ट करें तो आप अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस, कैपिटल प्रोटेक्शन और वोलेटिलिटी एंड सेफ्टी। तो उसमें आपको थोड़ा स्मार्टली अपना पोर्टफोलियो बनाना होगा, और जैसे आप थोड़ा कैपिटल सेफ्टी की तरफ जाते हैं, जितना मोर सेफर, तो रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन जो है उतनी कम हो जाएगी। तो एक खाली बता दूं क्यों ये वॉलेटाइल होता है। 2-3 फैक्टर्स हैं। वन ऑफ कोर्स कि उसमें जो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट्स के इफेक्ट आता है। तो मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बहुत वॉलेटाइल है अगर, तो डायरेक्टली फंड की एनएवी पे असर आएगा जी। और असर कौन सी स्कीम पे ज्यादा आएगा? जो लॉन्ग टेन्योर के बॉन्ड फंड है उसमें आपको बहुत ज्यादा प्लस और माइनस दोनों तरफ जाएगा। और जितनी आप लोअर एंड ऑफ द टेन्योर ड्यूरेशन आते हैं तो वो वॉलेटिलिटी कम हो जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का डायरेक्टली असर आने वाला है। जैसे स्टॉक मार्केट की एनएवी फ्लक्चुएट करती, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट की वजह से आपकी एनएवी और डेट फंड्स भी फ्लक्चुएट करेगी। दूसरा जो रिस्क फैक्टर होता है वो है क्रेडिट रिस्क, कि आपने जिस स्कीम में इन्वेस्ट किया है उसने किस तरह के पेपर्स में इन्वेस्ट कर रखा है, कि उसमें क्रेडिट रिस्क कितना है। अगर लो रेटेड पेपर है डिफॉल्ट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर अच्छे रेटेड पेपर्स हैं तो ऑब्वियसली डिफॉल्ट के चांसेस कम है, लेकिन इंटरेस्ट रेट कम होगा। सो इसमें वॉलेटिलिटी होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। सिर्फ देखना है कि आप उसे कैसे स्मार्टली प्ले करते हैं ताकि आप कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकें। ओके। कीरा तनवीर जी ने हमें सुपर चैट के थ्रू पूछा है कि उन्होंने अपना पोर्टफोलियो में मेल किया हुआ है, अगर उस पर एडवाइस सके। कीरा जी, मैं आपको मेल पे ही जवाब दे दूंगी, आई प्रॉमिस, विद इन 24 आवर्स। सो यहाँ पर पूरा पोर्टफोलियो पे बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सिद्धार्थ चौहान जी का सवाल है, 22 साल की उम्र है, 2 साल पहले निवेश शुरू किया, अमेजिंग, मतलब 20 साल की उम्र में एक्सिस ब्लू चिप और पराग पारेख टैक्सी कैप। अब 2 फंड और ऐड करना चाहते हैं, कौन सा ऐड करना चाहिए? कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कुछ बता पाएंगे? ये कितना वो नहीं है, ठीक है। एक सिद्धार्थ, अगर आप, मैं बोल देती हूँ, हालांकि सिद्धार्थ अगर आप अभी लाइव जुड़े हुए हैं तो प्लीज अमाउंट भी मेंशन कर देंगे तो हमारे लिए आसान होगा, लेकिन तब तक हर्ष। या सो आई थिंक फ्लेक्सी कैप एंड लार्ज कैप इज अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अमाउंट इन दोनों स्कीम्स में पहले ही कम है, मान लीजिए 1000-2000 रुपया ही अगर इन दोनों स्कीम्स में लगा रहे हैं और उतना ही और लगाना चाहते हैं, तो नई स्कीम नहीं जोड़े, इन्हीं में और अमाउंट ऐड कर लें। उसी मैं पूछ रहा था कि अमाउंट कितना है ऑलरेडी और कितना एडिशनल करना चाह रहे हैं। तो अगर
छोटी रकम है तो इन्हीं में बढ़ा दें और ज्यादा स्कीम एट दिस मोमेंट ना लें। और अगर रकम अच्छी खासी और एक या दो स्कीम डेफिनेटली जोड़ना चाहते हैं वो, तो आई वुड सजेस्ट एक मिड कैप इंडेक्स भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि 20-22 साल के हैं, लंबा नजरिया होगा। सो डेफिनेटली यू कैन ऐड अ निप्पॉन इंडिया निफ्टी 150 मिड कैप फंड, इंडेक्स फंड है, वो जोड़ सकते हैं। बट 3 फंड आई थिंक इज गुड इनफ एट दिस जंक्शन, उससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। मुकुल भातेजा जी ने सुपर चैट के जरिए सवाल पूछा है। उम्र 40 साल है, 12 साल से HDFC फ्लेक्सी फंड और HDFC टॉप 100 में इनका निवेश चल रहा है 2000 दोनों में। कंटिन्यू करें अगले 10 साल के लिए? यस, आई डोंट थिंक बीच में HDFC एज ए फंड हाउस बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा था इन ऑलमोस्ट ऑल देयर स्कीम्स, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छी तरह कैचअप किया, एंड दैट इज अ स्टाइल, इन्वेस्टमेंट स्टाइल ऑफ मिस्टर प्रशांत जैन, जो हमने बात की। वो उनकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल है कि वो मार्केट के पीछे नहीं भागते, वो अपनी कन्विक्शन स्टॉक्स लेते हैं और उसमें बैठे रहते हैं, वेट करते हैं। सो दे पिक्ड अप वेरी वेल रिसेंटली, सो आई डोंट थिंक कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत है अभी एट दिस जंक्शन। अच्छा, पंकज बाफना जी का सवाल लेके आज हम यहाँ पे खत्म करेंगे। मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको 30 मिनट के अंदर ही रैप कर दिया जाए, ताकि बहुत लंबा वीडियो होता है तो आपकी शिकायत करते हैं। पंकज बाफना जी जानना चाहते हैं कि मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप पर व्यू क्या है। 5,000 रुपए पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, उसमें तो आई थिंक रेस्ट्रिक्शन है 2,500 रुपए का ही, राइट? 2,000 है, 2,500 का है? 2,500 का रिस्ट्रिक्शन है, तो उसमें 5 तो नहीं कर पाएंगे, 2.5 डेफिनेटली कर सकते हैं। और ओवरऑल फंड पर व्यू, कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस, सुपर, मतलब कोई कंप्लेन की चीज अभी है नहीं उस फंड को लेके? करेक्ट, और ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में बहुत अच्छा फंड है। अगर ये 5,000 इसी कैटेगरी में करना चाहते हैं तो 2,500 तो मेराई का इमर्जिंग ब्लू चिप हो गया, और दूसरा कैनरा का इमर्जिंग ब्लू चिप इमर्जिंग बिजनेस से जो भी फंड, हाँ, लार्ज एंड मिड कैप जो फंड होगा तो उसमें। इन दोनों में वो 2,500 करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो 5,000 पूरा इनका इस कैटेगरी में हो जाएगा। ये भी पूछा था कि 10 से 12% का रिटर्न उम्मीद कर रहे हैं, हो सकता है कि नहीं? होने को तो 15% भी हो सकता है, लेकिन आई थिंक ये आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी रियलिस्टिक है। लेट्स होप कि क्या टेन्योर सोच रही है इन्वेस्ट करने का? 15 साल के लिए। आई थिंक इक्विटीज में 10 to 12% इज व्हाट वी जनरली एक्सपेक्ट। उतना तो इन लार्ज मिड कैप कैटेगरी फंड में मिल जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। विनीत पटेल जी बोल रहे हैं, यू मिस्ड माय सुपर चैट। नहीं, मुझे आपका सुपर चैट दिखा ही नहीं, मैंने मिस नहीं किया, मैं देख लेती हूँ हमेशा आता है तो। चलिए, अभी के लिए फिलहाल के लिए यहाँ पे रोकते हैं। ऑलरेडी हम 30 मिनट के आसपास हो चुका है, जहाँ तक मुझे लगता है। एक जन का सवाल रह गया स्वाति, एक जन का सवाल रह गया। कौन सा सवाल? अब बहुत टाइम से वो बीच में बेचारे वो बात कर रहे हैं, आपसे सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। कौन? आपके आई थिंक आपके कंपाउंड में कोई बैकग्राउंड नॉइज आ रही है? नहीं, आपको नहीं आ रही थी? ओके, नो, नॉट एट ऑल। एक पेट की या किसकी बाकिंग की आवाज बहुत टाइम से आ रही थी, मतलब कोई सवाल पूछना चाह रहे होंगे। ये चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अभी आवाज आई? हाँ, तो बहुत टाइम से बेचारे अटेंशन चाह रहे हैं आपका। सॉरी अगर आप डिस्टर्ब, अगर आपको भी थोड़ी, मुझे आज खिड़की नहीं बंद करी मैंने, मेरी गलती। लेकिन ओके, I'll get back to you later। चलिए, अब थैंक यू सो मच, और हम फिर मिलते हैं बहुत जल्दी, और बीवेल्दी के हेल्प लाइव सेशन में फिर से। बाय। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। जिनके सवाल के जवाब नहीं हो दे पाए उनके लिए उनसे माफी, अगली बार कोशिश करेंगे। और सवाल कहाँ भेजना है आपको? सवाल आपको भेजना है, अगर आप चाहते हैं तो khazanabadhao@gmail.com, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको दे दिया जाएगा। और इसके अलावा आप अगर हर्ष को कांटेक्ट करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस प्लानिंग के लिए, तो उनसे कांटेक्ट करने का जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको टाइम स्टैम्प भी मिल जाएगा, और क्या मिलेगा टाइम स्टैम्प में? कुछ अच्छे वीडियो के रिकमेंडेशंस, जो मैंने आपको बताया कि अभी जो टाइम्स नाउ के साथ मैंने एक वीडियो किया, वो भी लिंक दे दिया जाएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो भी आप, जो इंस्टा हैंडल है वो नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिलहाल के लिए इतना ही, और हम नया वीडियो के साथ हाजिर होंगे फिर थर्सडे को। शायद हम 2 बी वेल्दी हेल्पलाइन ना करें हफ्ते के,
हम एक बी वेल्दी हेल्पलाइन और एक इंडिपेंडेंट वीडियो, ताकि आपसे जो एक डिटेल में एक टॉपिक पे बात होती थी वो हम वापस से शुरू करना चाह रहे हैं। तो लेट्स सी, प्लानिंग मोड पर है। और जो लोग शिकायत करते हैं कि ऑडियो वीडियो पे की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ट्रस्ट मी, बिलीव मी, आई एम ट्राइंग। मैंने कुछ चीजें ऑर्डर की हैं, होपफुली अगले एक हफ्ते में आ जाएंगी, तो आपको वो भी शिकायत नहीं होगी। ठीक है, ओके, चलिए, टेक केयर, बाय बाय। आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब हैं बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी। बाय बाय।